तो जैसा कि आप सभी को पता है पॉलिटी पीटी 365 के साथ में हम डील कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर स्लैश बिल्स। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो 6.1 तो जो टॉपिक है उसमें बोला गया है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल आया है 2022 के अंदर। तो न्यूज़ के अंदर क्यों बना हुआ है ये, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा ने इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। तो इस वजह से न्यूज़ में आ जाता है। ये बिल क्या डिमांड कर रहा है, यदि इसको देखें तो ये अमेंड करने की बात कर रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को। तो ऑलरेडी एक एक्ट एग्जिस्ट करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए ये बिल पर्टिकुलरली बोल रहा है। और साथ ही साथ में किस चीज़ को कंसिडर करते हुए, दैट 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 के अंदर, जो कि आपको पता है, उसने इंसर्ट किया था पार्ट 9 बी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसको कंसिडर करते हुए आप अमेंड कीजिए 2002 के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, ऐसा ये बिल डिमांड कर रहा है। ठीक है, और ये चाहता है कुल मिला के बिल की भाई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है वो इंप्रूव हो काइंड ऑफ, और बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आए। तो ऐसा ये बिल कहीं ना कहीं पे सीख कर रहा है, डिमांड कर रहा है। आगे देखते हैं जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल होता है उसका मतलब क्या है, उसके क्या पिलर्स होते हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव जो प्रिंसिपल होता है उसमें एक तो वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होती है, कंसर्न फॉर कम्युनिटी होता है, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन सब कुछ चलता रहता है, डेमोक्रेटिक मेंबरशिप होती है, पूरी डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है एक तरह से, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है ना, एंड ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होता है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है जो आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल होता है उसके अंदर। अब देखते हैं कि जो की अमेंडमेंट्स रहे हैं, की अमेंडमेंट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये बिल के अंदर से जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े कुछ चीज़ें आपको देख लेना जरूरी है। तो क्या सजेस्ट किया गया है, क्या सीख किया गया है, क्या डिमांड की गई है, क्या अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया है, तो बताया गया है इस बिल के अंदर बात की गई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। तो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश CEA कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अप टू 3 मेंबर्स, और ये सब कुछ होने की बात है। यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह करवाने के लिए एक CEA की डिमांड की गई है, जो कि है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन। तो कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन की भी डिमांड की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट 1 और मोर कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन विद टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन। ठीक है, तो इसमें आगे बताया गया है। फिर इसमें अगले जो डिमांड की गई है वो की गई है अमलगमेशन एंड डिवीजन। तो अमलगमेशन एंड डिवीजन की भी बात की गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मर्ज कीजिए, कुछ एग्जिस्टिंग जो है उनको, है ना, और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग एट ए जनरल मीटिंग मस्ट पास ए रेजोल्यूशन टू अलाउ सच ए मर्जर। तो ये सब डिमांड की गई है। फिर कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन फंड की बात की गई है एंड अमेंड्स करने की बात की गई है। क्योंकि ये बिल है अभी बेसिकली, तो इसमें ज़्यादा भी हमको जाना नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। अमेंड्स एंड जो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को इंक्रीज करनी है, पेनल्टी यदि कोई ऑफेंस करता है तो काइंड ऑफ, एंड कॉन्करेंट ऑडिट की भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई है। थोड़ा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को जान लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2002 का जो एक्ट था वो इनेक्ट किया गया था किसके लिए, कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे बताया गया है फैसिलिटेट द वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनेबल करने के लिए, फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए, और इनेबल करने के लिए देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट। तो अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में यदि हम बात करना चाहें तो इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स। तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का जिसमें कि कॉमन नीड होती है उनकी, हु जॉइंस हैंड्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए अपने आपस में जुड़ जाते हैं लोग। और जो है ये सभी है ना, मतलब कि काइंड ऑफ ऐसी बातें आती रहेंगी बार बार। इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स विद फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, काइंड ऑफ पुअर ऑफ सोसाइटी जो है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और कोऑपरेटिव जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव इज मेनली डील किसके साथ करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ 557 जो है वो कोऑपरेटिव्स है, उत्तर प्रदेश के पास 147 है, और न्यू दिल्ली में 133 है। अमॉन्ग 300 लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, 3 सोसाइटीज ऑफ इंडिया नेमली अमूल, इफको, ठीक है, एंड KRIBSCO, ये काफ़ी बड़े बड़े कुछ कोऑपरेटिव्स हैं वर्ल्ड वाइड। जो बड़े 300 कोऑपरेटिव्स हैं उनमें इंडिया के 3 काफ़ी बड़े कोऑपरेटिव्स हैं, उनका नाम बता दिया गया है। 3 बड़े कोऑपरेटिव्स देख लेना है आपको इन तीनों को, है ना। अब देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस क्या किए गए हैं कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग। तो 7th शेड्यूल के अंदर क्या किया गया है, कोऑपरेटिव को ना स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C क्या बोलता है, स्टेट सेल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन
एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा स्टेट आपका ना। आर्टिकल 43B जो है डीपीएसपी का, वो भी बोलता है टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रिसेंटली फॉर्मिंग ए कॉर्पोरेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। आगे बताया गया है 9th बी, पार्ट 9th बी जो है डाला गया है, वो क्या बोलता है? डील्स विद द इनकॉर्पोरेशन टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिसर्स ऑफिस बियरर्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9th बी एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 243 जेड से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक ये एक्सटेंड होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 की यदि हम बात करें तो इसमें बताया गया है इट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग एक्ट है, जो कि क्या करता है? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है सोसाइटीज को जो कि ऑपरेशनल है एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया। तो इसमें किस किस टाइप के कोऑपरेटिव्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनको देखते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो ये क्या होती है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ये एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, है ना, एंड ग्रांट करती है लोन्स एट रीजनेबल रेट्स। सेकंड आपका आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। एंड कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो ये इंक्रीज करती है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं थोड़ा और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, ये प्लेटफॉर्म है ये। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये बताते हैं ऑन बोर्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑन जैम, ऑन बोर्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑन जैम विल अलाउ कोऑपरेटिव टू प्रोड्यूस थ्रू जैम पोर्टल लाइक अदर गवर्नमेंट बायर्स। ठीक है, प्रोक्योर है ना, नॉट प्रोड्यूस, प्रोक्योर। तो इसमें कोऑपरेटिव प्रोक्योर कर पाएंगे कहाँ से? यदि जैम पोर्टल के ऊपर इसको लाया गया, ऑन बोर्डिंग करवाई गई कोऑपरेटिव्स की जैम पोर्टल के ऊपर, जैम के ऊपर, तो फिर ये भी जो कोऑपरेटिव्स है वो भी प्रोक्योर कर पाएंगे वहाँ से, लाइक जैसे कि और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बाय करते हैं। एंड जैम इज ए वन स्टॉप पोर्टल है, डेवलप किया गया है बाय, ध्यान रखना जैम को डेवलप किसने किया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने जैम को एक तरह से डेवलप किया है। एंड आगे बताया गया है डिलीवरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे होता है। परचेज थ्रू जब जैम बाई गवर्नमेंट यूजर्स हैव बीन ऑथराइज एंड मेड मैंडेटरी बाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया है कि परचेजेस थ्रू जैम बाई गवर्नमेंट यूजर्स हैव बीन ऑथराइज एंड मेड मैंडेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन फर्स्ट फेज ऑल एलिजिबल कोऑपरेटिव्स विद ए टर्नओवर एंड डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़ जो है उनको स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया जाएगा जैम पोर्टल के अंदर। दिस विल प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉर कोऑपरेटिव्स एंड अंटिल नाउ कोऑपरेटिव्स वर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओपन मार्केट। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव्स जैम एंड ऑल टुगेदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट की जो डिमांड की गई है वो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं 6.2 नंबर के टॉपिक के ऊपर जो कि है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को थोड़ा देखते हैं न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 को। तो कुछ रूल्स है वो अमेंड किए गए हैं, तो इस वजह से ये आपका जो है FCRA इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रिड्यूस किया गया है कंप्लायंस बर्डन ऑन सिटीजन्स, तो जो कंप्लायंस का बर्डन होता है सिटीजन्स के ऊपर कम किया गया है। अब देखते हैं पहले इवोल्यूशन ऑफ FCRA देख लेते हैं। पहले तो हमें ना, तो देखो पार्लियामेंट 1969 के अंदर होता क्या है कि पार्लियामेंट एक्सप्रेस करती है अपना कंसर्न ओवर फॉरेन पावर इंटरफेरेंस। तो फॉरेन पावर का जो इंटरफेरेंस होता है उसके रिगार्डिंग जो कंसर्न होता है पार्लियामेंट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। 1976 के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 1976 जो है वो इनेक्ट किया जाता है इमरजेंसी के दौरान। बाद में 2010 के अंदर FCRA को कंसोलिडेट किया जाता है एंड लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एक्टिविटी डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। तो वो एक्टिविटी जो कि डेट्रीमेंटल है नेशनल इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे इसको यूटिलाइज ना किया जाए, उसको प्रोहिबिट किया जाए कैसे भी करके। एंड उसके रिगार्डिंग मतलब लॉ बन जाता है कि किस तरह से यूटिलाइज होगा फॉरेन फंड वगैरह का काइंड ऑफ 2010 के अंदर कंसोलिडेशन हो जाता है पूरा। और 2020 के अंदर अमेंड किया जाता है FCRA को 2010 जो था फॉर टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटनी के लिए, जो पूरे जो NGOs के पास पैसा वैसा आ रहा है उसकी स्क्रूटनी के लिए ना। अब जो रिसेंटली जो बात चल रही है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अमेंडिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2011 को अमेंड करना। नाउ इंडिविजुअल कैन स्पेंड अप टू 10 लाख विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो अब क्या होता है कि इंसान 10 लाख तक खर्च कर सकता है बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए। इफ अमाउंट एक्सिड्स 10 लाख, यदि अमाउंट 10 लाख को क्रॉस करती है
तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिविजुअल्स विल हैव 3 months टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट द 30 days अर्लियर। पहले 30 दिन हुआ करते थे इन्फॉर्म करने के लिए, अब कितने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में। एंड द एंटिटीज दैट कैन रिसीव दिस इंक्लूड्स, है ना, कौन कौन रिसीव कर सकता है इस फंड को, तो पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर मेंबर्स, इलेक्शन के कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जजेज, जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज हु वर ऑल बार्ड अर्लियर फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो अब ये सभी लोग रिसीव कर सकते हैं। लिमिट जो है, द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA टू रिसीव फंड्स हैज़ बीन इंक्रीज। तो ये जो एप्लीकेशन का टाइम है वो भी 15 दिन से 45 दिन तक बढ़ा दिया गया है, जितना आप रिसीव कर सकते हो उसका, ठीक है। जस्ट ए मिनट, है ना, उसका जो ये है इसको भी बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ये जो अमेंडिंग रूल्स है वो थोड़ा सा क्या हो गया, लीनियंट हो गए हैं। एंड अमाउंट एक्सीडेड टू 10 lakhs इंडिविजुअल्स विल हैव 3 months टू इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट अगेंस्ट 30 days अर्लियर। और इसमें बताया गया अमेंडिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2011, नाउ इंडिविजुअल्स कैन स्पेंड अप टू 10 lakhs विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देखते हैं थोड़ा आगे। आल्सो यहाँ पे क्या एक सेपरेट नोटिफिकेशन की बात की गई है। लिस्ट ऑफ द कंपाउंडेबल ऑफेंसेज अंडर FCRA वाज इंक्रीज टू 12 फ्रॉम 7। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकालते हुए लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है अंडर FCRA उनको इंक्रीज कर दिया है, 7 से 12 कर दिया है। यदि हम ये देखना चाहिए कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते क्या है, आर दोज वेयर जो है कंप्लेंट कैन एग्री टू टेक बैक चार्जेज। मतलब जहाँ पे कंप्लेंट जो है, कंप्लेन करने वाला जो है, कंप्लेनेंट जो है, जहाँ पे कंप्लेनेंट जो है, जो कंप्लेन करने वाला है वो एग्री हो जाता है अपने चार्ज को वापस कर लेने के लिए, मतलब अगेंस्ट द अक्यूज, तो उन्हें बोलते हैं आप कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो इस तरह से कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं, ठीक है। जनरली जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं वो आप मान सकते हो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, है ना। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस क्या किए गए हैं रिलेटेड टू NGO, उनको देख लेते हैं। 7th शेड्यूल के अंदर क्या बात की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो देख लेना। तो ये मतलब 7th शेड्यूल के अंदर एक तरह से, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो है वो। आर्टिकल 19(1) क्लोज C क्या बोलता है, अलाउज करता है एसोसिएशंस बनाने के लिए। और FCRA का जो एक्ट है खुद, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, यह एक्ट रेगुलेट करता है इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू NGO इन इंडिया। तो इस एक्ट के थ्रू ये पूरा इनफ्लो है वो रेगुलेट होता है। एक है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और 1860 का जो आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। और एक कंपनीज एक्ट है 2013 का, ये क्या बोलता है, दिस एक्ट गवर्न्स द फॉर्मेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। तो फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया को गवर्न करता है ये पर्टिकुलर एक्ट, इंक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनीज विच आर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 जो कंपनियां होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये गवर्न करता है पूरा फॉर्मेशन ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। कौन सा एक्ट है, द कंपनीज एक्ट 2013। FCRA का पर्पज एंड प्रोविजंस क्या है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी ऑफ और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी काइंड ऑफ, है ना। FCRA इज इंप्लीमेंटेड एट द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स FCRA को इंप्लीमेंट करती है, ध्यान रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो इन अप्रूवल्स एंड रिजेक्शन थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑन एंटीसीडेंट्स, है ना, काइंड ऑफ, इस तरह से पूरी बात यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं। FCRA एक्ट जो है मेजर प्रोविजन ऑफ पोस्ट 2022 अमेंडमेंट, 2020 के अमेंडमेंट के बाद जो मेजर प्रोविजंस रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेन फंड की बात करते हैं इसके अंदर। तो डिटेल में बताया गया है, प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स थ्रू रजिस्ट्रेशन विद मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस बियरर ऑफ NGOs। तो ये बात यहाँ पर डाल दी गई है, ला दी गई है। प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स, प्रोहिबिट्स रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स। तो हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नाउ, यहाँ पे जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिसीव कर सकते हैं, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी रिसीव कर सकती है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर्स जो होते हैं वो रिसीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो होता है वो, एंड कैंडिडेट्स ऑफ फॉर इलेक्शन, ये सभी लोग जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। हु कैन नॉट रिसीव है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे बताया गया है हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को कौन रिसीव नहीं कर सकता है। हमने पहले भी मे बी पॉसिबल यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर दी है, वी हैव टू सी इट एक्चुअली, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जब लीनियंट बनाया गया था, तो लीनियंट किसके लिए बनाया गया था, जब हमने बात की गई थी तो उसमें भी ये ब्यूरोक्रेसी वगैरह सबको रखा गया था। वही लीनियंसी की जब हमने बात की थी कि अब पूरा जो मॉडल है लीनियंट हो गया है।
तो हमने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करना अलाउ कर दिया गया था, तो वहाँ पे तो हम सही थे। मैंने उसी लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे लाइन बोल दी कैन, बट वो 2020 के रिगार्डिंग बात है। 2020 के बाद में क्या हुआ था, अब ये 2022 के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई लेट्स सी इट, है ना, कहाँ गया ये। तो यहाँ पे लीनियंसी जब लाई गई है तो अमेंड किया गया है, तो यहाँ पे देखो क्या किया गया है कुल मिला के कि अमेंडिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011, नाउ इंडिविजुअल्स कैन स्पेंड अप टू 10 lakhs विदाउट फॉर इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इफ अमाउंट एक्सीड्स 10 lakhs, individuals will have 3 months to inform government against the 30 years earlier. The entities that can receive this include political parties, legislature members, election candidates, government servants, judges. The entities that can receive this, है ना, कौन कौन रिसीव कर सकता है, मीडिया हाउसेज वगैरह, अर्लियर फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन हु वर, हाँ तो पहले वो बार्ड थी, है ना, और अब उनको अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो कैन नोट हमने पढ़ा है वो बिल्कुल अब ठीक है, क्योंकि 2020 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे उस टाइम अलाउड नहीं था, लेकिन अभी ये अलाउड कर दिया गया है काफ़ी सारे लोगों के लिए भी, है ना, काइंड ऑफ। तो ये देख लेना है आपको, अभी अलाउ कर दिया गया है क्योंकि रिसेंटली 2022 के अंदर इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट जो है FCRA, इसमें रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स, नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सिटीजन। तो इस तरह से अब चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन 2020 के बाद जो चीज़ें आई थी वो थोड़ी जटिल थी, थोड़ी ज़्यादा टफ थी, है ना। तो इस वजह से अब ये लीनियंट हो गया है सिस्टम पूरा। तो पहले उस टाइम पे इनको अलाउ नहीं था। FCRA अकाउंट की हम बात करें तो डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट इन सच ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका जो FCRA अकाउंट होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में होगा फंड को रिसीव करने के लिए। ये बात बोली गई थी 2020 के बाद में। नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिट इन इट, वो अकाउंट होगा स्पेसिफिकली उसी काम के लिए होगा, एंड इट कांट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन और NGO, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो वैलिडिटी इज 5 ईयर एंड NGOs आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, वैलिडिटी FCRA रजिस्ट्रेशन की, ना, वो कितनी रखी गई है, 5 साल रखी गई है। एंड यूज ऑफ फंड्स की जब बात की जाती है तो यूज ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू पर्पज फॉर विच इट रिसीव्ड विद ए मैक्सिमम लिमिट अप टू 20%, अर्लियर 50% टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। दोबारा देख लिया, यूज ऑफ द फंड्स इज लिमिटेड टू द पर्पज फॉर विच इट वाज रिसीव्ड विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%। अब 20% कर दी गई है, उसकी मैक्सिमम लिमिट को पहले 50% थी, ठीक है, टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे आगे बताया गया है सबमिशन, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। यूज ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू पर्पज फॉर विच इट वाज रिसीव्ड विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%, जो कि अर्लियर 50% थी, टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज काइंड ऑफ, है ना। एंड सबमिशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के अंदर आप इतना ही खर्च कर सकते हो, जो कि पहले 50% था, अब 20% कर दिया है, उसको ध्यान रखना है आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के ऊपर इतना ही खर्च किया जा सकता है। अब देखते हैं सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो कंपल्सरी फिलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न्स एंड इन केस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशंस गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ द अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर एन इंक्वायरी, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेशन कैसे होता है NGOs का, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वाइल अपलोडिंग अमेंडमेंट इन FCRA 2010, वाइल अपहोल्डिंग, सॉरी नॉट अपलोडिंग, वाइल अपहोल्डिंग अमेंडमेंट्स इन FCRA 2010, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट कैन प्रिवेंट NGOs फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस एज नो वन हैज़ फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जब अपहोल्ड किया जा रहा था अमेंडमेंट्स इन FCRA 2010 के अंदर, जो अमेंडमेंट्स हुए थे उनको, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड, सबने बोला था एक तरह से कि पार्लियामेंट कैन प्रिवेंट NGOs फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस। तो यहाँ पे क्योंकि कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दैट इट इज ओपन टू सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट और एक्सेप्टेंस फॉर फॉरेन डोनेशंस। तो पूरी तरह से सॉवरेन नेशन के ऊपर, डेमोक्रेटिक नेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑन दी ग्राउंड दैट अंडरमाइज द कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी ऑफ द नेशन। तो इसके बिहाफ पे वो मना भी कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कैन हैव ए मटेरियल इंपैक्ट ऑन मैटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो इंपैक्ट तो करता ही है, ये तो बात, इसमें तो डाउट ही नहीं है। फॉरेन जो ऐड होती है कैन क्रिएट प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूटर एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसीज ऑफ कंट्री कर सकती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कैन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, शुड बी एट मिनिमम लेवल, ठीक है। एंड NGOs आर नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट हैव ए लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन का एक लीगल स्टेटस है। एंड आर रजिस्टर, कैसे, एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जाता है सोसाइटी के तौर पे या प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पे इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट NGOs। थोड़ा बहुत और कुछ लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ NGO इन इंडिया, तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं रेगुलेशन करने के रिगार्डिंग NGOs के। तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, FEMA 1999 का, 1999 का एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। देयर आर सर्टेन NGOs that are registered under FEMA and continue to disburse foreign funds to various associations in India.
फेमा इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान रखना आपको, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज फॉर फैसिलिटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। तो फेमा के बारे में देख लेना है, 1999 का है ये, और कुछ जो एनजीओज है वो रजिस्टर्ड है अंडर फेमा एंड कंटिन्यू टू डिस्पर्स। तो प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया ही चल रहा है, तो इसमें ही कुछ जो है रजिस्टर्ड भी हैं फेमा के अंदर भी, एंड कंटिन्यू टू डिस्पर्स फॉरेन फंड्स टू वेरियस एसोसिएशंस इन इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। फेमा इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज फॉर फैसिलिटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एनजीओज। अब देखते हैं 6.3 नंबर का जो टॉपिक है, मॉडल जो टेनेसी एक्ट है, मॉडल टेनेसी एक्ट आया है 2021 का, उसको देख लेते हैं कि मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है। सॉरी, मॉडल टेनेंसी एक्ट को देखेंगे। मॉडल टेनेंसी एक्ट तो देखते हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ के अंदर क्यों है ये जो एक्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का। तो 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है एंड असम है। तो उन्होंने रिवाइज किया है, उनके अपने जो टेनेंसी लॉ है उनको इन्होंने रिवाइज किया है और इन लाइन विद मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है उसकी लाइन पे लेके आए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। 2021 का है वैसे जो एक्ट है एमटीए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर्स है उन्होंने अप्रूव किया था एमटीए 2021 टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी इन ऑल स्टेट एंड यूटीज एंड एड रेंट इकोनॉमी इन स्टेट सेक्टर। तो इस वजह से कि भाई जो पूरा इकोनॉमी है ना रेंट के ऊपर की वो काफ़ी अच्छे से काम करे, इसके लिए सब कुछ किया गया था। इन 2021 जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अडॉप्ट द एमटीए। तो जम्मू और कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी रही है जिन्होंने कि एमटीए को लिया है ना, अडॉप्ट किया है। सिंस हाउसिंग इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउसिंग जो होती है स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको ध्यान रखना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल एक्ट इज ओनली ए सजेस्टिव फ्रेमवर्क नॉट बाइंडिंग फॉर स्टेट्स। तो जो मॉडल एक्ट है ना वो केवल सजेस्टिव फ्रेमवर्क है, बाइंडिंग नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है पूरा हाउसिंग जो है वो टू फॉलो वाइल रेगुलेटिंग रेंटल हाउसिंग एंड एग्रीमेंट्स। इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेनेंसी प्रोविजन ऑफ मोर देन 70 years ओल्ड पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 को रिप्लेस कर रहा है। अब देखते हैं एमटीए की हाईलाइट्स क्या रहे हैं। तो एप्लीकेबिलिटी की बात आ रही है तो उसमें बताया गया है इट विल कवर प्रीमाइसेस लेट आउट ऑफ फॉर रेजिडेंशियल कॉमर्शियल और एजुकेशनल यूज बट नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज वाली चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल रेजिडेंशियल कॉमर्शियल एंड एजुकेशनल यूज के लिए जो प्रीमाइसेस रहेंगे उन्हीं को इसके अंदर एप्लीकेबल वही इसके अंदर आ रहे हैं ना। इट ऑल्सो वॉन्ट कवर होटल्स लॉजिंग हाउसेज है ना, इन सबको भी कवर नहीं करता है। आगे बताया गया है टेनेंसी का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में, ऑल प्रीमाइसेस चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो शैल बी रेंटेड ओनली आफ्टर रिटर्न एग्रीमेंट, ये बात बोली गई है, ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड इन्फॉर्म टू प्रपोज द रेंट अथॉरिटी विद इन 2 months। रेंट अथॉरिटी को 2 महीने के अंदर बताना भी है फ्रॉम डेट ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। आपकी टेनेंसी पीरियड की यदि हम बात करें तो क्या है, टेनेंट मे रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड टू रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ टेनेंसी पीरियड इफ टेनेंट्स फेल्स टू वैकेट प्रीमाइसेस एट द एंड ऑफ द टेनेंसी और ऑन टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी बाय एन ऑर्डर ही विल बी लायबल टू पे ट्वाइस द मंथली रेंट ऑफ फॉर फर्स्ट 2 months 4 times of the monthly rent subsequently till he occupies the premises। तो 4 times of the मंथली जो रेंट है उनको देना पड़ेगा है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट की यदि हम बात करें इट हैज बीन कैप्ड टू मैक्सिमम ऑफ द 2 months रेंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड मैक्सिमम ऑफ 6 months रेंट फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना है आपको, 6 महीने और 2 महीने के लिए रखा गया है इसको। डिजिटल प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें तो इट विल बी सेटअप इन द लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर सबमिटिंग टेनेंसी एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सब लेटिंग क्या है, सब लेटिंग में बताया गया इट कैन ओनली बी डन बाय द प्रायर कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड नो स्ट्रक्चरल चेंज कैन बी डन बाय द टेनेंट विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। मॉडल एक्ट एस्टेब्लिशेस 3 tier क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म कंप्राइजिंग रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट, रेंट ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड रिड्यूस बर्डन ऑफ टेनेंसी डिस्प्यूट्स फ्रॉम सिविल कोर्ट्स। तो ये सब बातें यहाँ पे रखी गई है। तो सब लेटिंग के अंदर बता दिया गया है 3 tier जो रिड्यूसल है उस पूरा दिखाया गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स, इस तरह से यहाँ पे पूरा 3 tier जो है रिड्यूसल दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो इसमें बताया गया है टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टेनेंसी डिस्प्यूट्स फ्रॉम सिविल कोर्ट्स, डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेन बाय रेंट कोर्ट एंड रेंटल जो ट्रिब्यूनल है
शुड बी विद इन 60 डेज। तो मतलब इसमें ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कोर्ट, रेंट अथॉरिटी काइंड ऑफ है ना, रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट्स विल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में एस्टेब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल्स या रेंट ट्रिब्यूनल इन ईच डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद द जुडिक्शन हाई कोर्ट, है ना। नो सिविल कोर्ट विल हैव जुडिक्शन ओवर मैटर पर्टेनिंग टू दीज प्रोविजंस अंडर मॉडल एक्ट। तो सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट विल हैव जुडिक्शन ओवर द मैटर्स पर्टेनिंग टू द प्रोविजंस अंडर मॉडल एक्ट। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इविक्शन कैसे होगा? तो इविक्टेड टेनेंट landlord must apply to the rent authority seeking such a eviction. Condition for eviction of a tenant include कौन कौन सी conditions है? refusal to pay agreed upon rent, failure to pay rent for more than 2 months, occupation of the part of a whole premises without written consent, misuse of the premises despite a written notice। तो ऐसी कंडीशन के अंदर eviction हो सकता है। तो इस तरह से पूरा ये जो टेनेंट जो एक्ट है, मॉडल टेनेंट एक्ट वगैरह, वो के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक नंबर 6.4 जो कि है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 क्या है, न्यूज़ के अंदर क्यों है? तो मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स ने रिसेंटली नोटिफाई किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022 गवर्निंग क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट CPA 2022। तो गवर्न करते हुए जो आपका CPA 2022 है उसको गवर्न करते हुए अभी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स निकाले गए हैं MHC के द्वारा। देख लेते हैं अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में देखते हैं। पहले CPA 2022 के बारे में देखते हैं जो कि है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो जो ये एक्ट है वो रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। 1920 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसको रिप्लेस करता है जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है CPA 2022 विच वाज इनेक्टेड टू अथोराइज टू द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन, है ना। 2022 का जो एक्ट है एक्सपेंड करता है द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द मेजरमेंट विच कैन बी टेकन अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ। It will help in unique identification of a person involved in any crime and will assist investigation agencies in solving criminal case। अब देखते हैं थोड़ा सा की प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 क्या रखे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है स्पेसिफिकेशन में एक्सपेंड एम्बिट ऑफ द सर्टेन प्रोविजन, कुछ प्रोविजंस के जो एम्बिट है उसको बढ़ा दी गई है। रिटेंशन ऑफ द डिटेल्स एंड रजिस्टेंस टू द गिविंग डिटेल्स, रोल ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या रहेगा, वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एम्बिट एक्सपेंड किया गया है। तो एक्सपेंड टाइप ऑफ डाटा called as measurement that may be collected, person from whom such data may be collected, authority that may authorize such collection and rules making power kind of। तो इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन काइंड ऑफ किया गया है। तो इसमें डाटा भी जो अचीव किया जा सकते हैं वो भी एक्सपेंड किए गए हैं ना। रिटेंशन ऑफ द डिटेल्स की बात चलती है तो डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ द कलेक्शन। ये टाइम आपको ध्यान रखना है, 75 साल तक इस डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है, रखा जा सकता है। Record may be destroyed in case of the person who have not been previously convicted and who are released without trial, discharge or acquitted by court। तो बिना ट्रायल के ही जिनको एक्विट कर दिया गया हो, डिस्चार्ज कर दिया गया हो, तो उनका डाटा आपको डिलीट भी करना पड़ेगा फिर, है ना। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना पड़ सकते हैं उनके, ना। रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल, यदि रेजिस्टेंस होता है डिटेल देने के लिए, रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डिटेल्स विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। ध्यान रखना है आपको। और आगे बताया गया रोल ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या है इसके अंदर। तो एक्ट एम्पावर्स NCRB टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द पर्सन कवर्ड अंडर एक्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे। अदर फंक्शन ऑफ NCRB अंडर बिल इंक्लूड स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दोज डिटेल्स काइंड ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है NCRB का रोल यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपेरिजन किया गया कि भाई 1920 का जो एक्ट था और 2022 का जो एक्ट है ये आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग, है ना, वो क्या है पूरा एक्ट और क्या अंतर है दोनों में। डाटा पहले जो परमिट थे लेने के लिए वो थे फिंगरप्रिंट्स आप ले सकते थे, फुटप्रिंट्स आप ले सकते थे, फुटप्रिंट इंप्रेशन, है ना, फोटोग्राफ्स वगैरह को आप एक्वायर कर सकते थे। बट अब कुछ नई चीज़ ऐड की गई है जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स और उनका एनालिसिस लिया जा सकता है, आइरिस एंड रेटिना स्कैन किया जा सकता है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग वगैरह को यूज में लिया जा सकता है, मतलब उनसे लिया जा सकता है। आगे बताया गया है एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 एंड 53A ऑफ CRPC इंक्लूड ब्लड, सीमन, हेयर सैंपल एंड काइंड ऑफ स्वैप्स, है ना, और आपका एनालाइज सच DNA प्रोफाइलिंग वगैरह ये सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है काइंड ऑफ, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। आगे बताया गया पर्सन हुज डाटा मे बी कलेक्टेड, पर्सन जिनके डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है, कन्विक्टेड और अरेस्टेड जो पर्सन होगा वो ऑफेंस पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऑफ द 1 ईयर और मोर। तो इस तरीके के लोगों के डाटा को लिया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। कब? पिछले वाले एक्ट में ना, 1920 वाले एक्ट में ये प्रोविजन थे। पर्सन्स ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और
मेंटेनिंग पीस एंड मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर। तो यहाँ पे बताया गया है पर्सन्स ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस, मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर इन अदर केसेज कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर 1920 के अंदर ऐसे हुआ करता था। अभी क्या कर दिया गया है, कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस हाउ एवर बायोलॉजिकल सैंपल मे बी टेकन फोर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड और ऑफेंसेज अगेंस्ट ए वुमेन और ए चाइल्ड। ध्यान रखना यहाँ पे क्या बताया गया है, कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, पहली बात तो यहाँ का ये कर दी गई है। हाउ एवर आगे बोला गया है बायोलॉजिकल जो सैंपल्स हैं मे बी टेकन फोर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट ए वुमेन और ए चाइल्ड और इफ द ऑफेंसेज कैरीज ए मिनिमम ऑफ 7 years इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल का कम से कम होना चाहिए, उसी से ले सकते हो इस तरीके के बायोलॉजिकल सैंपल्स आप। और पर्सन्स डिटेल अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ना, तो पर्सन्स डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ तो उससे भी लिया जा सकता है ना। एंड आगे बताया गया है एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट एन अरेस्टेड और एड इन्वेस्टिगेशन टू एड इन्वेस्टिगेशन। आगे यह बताया गया है ऑन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट एन अरेस्टेड पर्सन टू एड द इन्वेस्टिगेशन, उसके भी सैंपल्स लिए जा सकते हैं, अरेस्टेड इंसान के ही नहीं, काइंड ऑफ है ना। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे बताया गया है कि पर्सन्स हु मेड रिक्वायर एंड डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, कौन पहले कर सकता था डाटा का कलेक्शन, काइंड ऑफ यदि देखें तो यहाँ पे बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है आपका सीआरपीसी अंडर सीआरपीसी ऑफिसर इंचार्ज जो होगा ऑफ ए पुलिस स्टेशन और रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर और अबव होना चाहिए पहले, और मजिस्ट्रेट इसके ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ। एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और रैंक ऑफ द हेड कांस्टेबल और अबव, अब यहाँ पे कर दी गई है नई रैंक। हेड वार्डन ऑफ जो प्रिजन है वो भी कर सकता है इस चीज़ को। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस, तो ये सारा यहाँ पे अमेंडमेंट करके बदलाव किया गया है। रूल मेकिंग पावर की बात यदि हम करें तो रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ द कलेक्टिंग डिटेल्स, तो ये वेस्टेड रहती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ थी पहले, अभी ये वेस्टेड है पूरा स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्टेड है ये पूरा रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्स जो है वो। तो ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट था, पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो। अब हम चलते हैं कुछ टॉपिक नंबर 6.5 के ऊपर जो कि है मेडिटेशन बिल 2021। मेडिटेशन बिल 2021 को देखते हैं क्या है, सॉरी नॉट मेडिटेशन बिल, इट्स लाइक मीडिएशन बिल, नॉट मेडिटेशन, इट्स ए मीडिएशन बिल। ओके, सो मेडिटेशन बिल तो क्या ही होगा, राइट है ना। मीडिएशन बिल 2021 न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस रिकमेंडेड सब्सटेंशियल चेंजेस टू द मीडिएशन बिल 2021 के अंदर। 2021 में मीडिएशन बिल आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग अभी क्या किया गया है कि आपके यहाँ पे लॉ कमीशन, एक तो नहीं लॉ कमीशन नहीं है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस के ऊपर, तो उन्होंने रिकमेंड किया है सब्सटेंशियल चेंज किए जाए कुछ मीडिएशन बिल 2021 के अंदर। तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल बोलते हैं, एडीआर मैकेनिज्म होती है ना, वो होती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, मतलब आप मेन स्ट्रीम से डिस्प्यूट को रिड्रेसल ना करवाते हुए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। नहीं यहाँ पे रिजोल्यूशन बोला गया है तो रिजोल्यूशन बोल दीजिए आप, है ना। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, तो ये मीडिएशन भी एक तरीके का उसी का फॉर्म है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखो आपके जो 5 तरीके की फॉर्म है जिसमें कि एडीआर होता है, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें होता है, वो कौन कौन से हैं। एक तो नेगोशिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, इसमें आर्बिट्रेशन होता है एंड कोलैबोरेटिव लॉ होते हैं और मीडिएशन होता है। तो मीडिएशन उसमें से एक पार्ट है काइंड ऑफ, है। मीडिएशन में होता क्या है वैसे इन्होंने बता रखा है, ये वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस देन न दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के कोर्स के दौरान कभी भी इसको यूज में लिया जा सकता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सा और इफेक्टिव सा प्रोसेस है काइंड ऑफ, है ना। तो अब आगे बताया गया इसी तरह से नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड कोलैबोरेटिव लॉ वगैरह इनके बारे में बताया गया। तो मीडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अवेलेबल टू पार्टीज। इट इज ए वॉलंटरी प्रोसेस इन विच पार्टीज ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स विद दिस असिस्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन। तो इसमें जो एक मीडिएटर होता है उसके थ्रू पार्टीज अपना जो पूरा डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A mediator does not impose a solution on the parties but creates a conducive environment in which they can resolve their dispute. In 2019, India became a signatory to Singapore Convention on Mediation but has not yet ratified it. तो सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन जो है, कन्वेंशन ऑन मेडिएशन को इंडिया ने सिग्नेचर तो कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया अब तक। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट ऑफ द स्टेट सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मेडिएशन। अब देखते हैं मीडिएशन इन इंडिया जो है क्या है। सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ द प्रोसीजर, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर सीपीसी जो है उसका सेक्शन 89 जो है तो सीपीसी 1908 का है, ध्यान रखना आपको, है ना। तो इंसर्टेड इन 2002 क्या इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर
CPC में इंसर्टेड इन 2002 इंट्रोड्यूस मीडिएशन एज वन ऑफ द मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। आर्बिट्रेशन एंड और जो कॉन्सिलेशन है एक्ट 1996 है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के रिगार्डिंग एक एक्ट है 1996, डिजाइन द यूज ऑफ द मीडिएशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। कंपनीज एक्ट है 2013 का वो बताता है मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन ए मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है आपका, जो कि 2015 के अंदर आया था, वो प्रोवाइड करता है फॉर मीडिएटिंग डिस्प्यूट एट फर्स्ट इंस्टेंस एडमिशन ऑफ ए कंप्लेन बिफोर एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। इन 2021 मीडिएशन बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। तो मीडिएशन बिल भी 2021 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ला दिया गया था। कि हाईलाइट्स ऑफ द मीडिएशन बिल क्या थे, जिसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन होता है और डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन होते हैं कुछ, एप्लीकेबिलिटी एंड मीडिएशन प्रोसेस एंड मीडिएटर्स एंड मीडिएटर काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या है, पार्टीज मस्ट अटेम्प्ट टू सेटल सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स बाय मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट और सर्टेन ट्रिब्यूनल। तो पहले ही कोशिश करनी है इस मीडिएशन को कर लेने की, काइंड ऑफ, है ना। डिस्प्यूट जो कि मीडिएशन के लिए फिट नहीं होते हैं, तो इट कंटेन्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द क्लेम्स अगेंस्ट द माइनर्स और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड अफेक्टिंग राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड दिस लिस्ट, इस लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड भी कर सकती है। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है मीडिएशन के लिए तो अप्लाई टू मीडिएशंस कंडक्टेड इन इंडिया इन्वॉल्विंग ओनली डोमेस्टिक पार्टीज एट लिस्ट वन फॉरेन पार्टी एंड रिलेटिंग टू, ये सभी बातें बताई गई है, हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए मीडिएशन प्रोसेस क्या है। मीडिएशन जो प्रोसीडिंग्स है विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। ठीक है। मीडिएटर्स कौन होंगे, अपॉइंटेड बाय द पार्टीज। मीडिएटर कौन होगा, मीडिएटर्स कौन होंगे, तो अपॉइंटेड बाय द पार्टीज बाय एग्रीमेंट। और ये मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो करेगा ऐसा काम। और एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वो क्या है, एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की गई है। कंसिस्ट होता है इसमें चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 3 एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं और एक पार्ट टाइम मेंबर फ्रॉम एन इंडस्ट्री बॉडी होता है ना। इट फंक्शंस इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीडिएटर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। तो ये सब की चीज़ों का काम इनका है। एंड मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, इसमें क्या है, मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर ये क्या बताया गया है, एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ध्यान रखना, अदर देन द कम्युनिटी मीडिएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन सेम मैनर एज जज कोर्ट जजमेंट। जैसे कि कोर्ट की जजमेंट होती है वैसे ही इन्फोर्सेबल है ये। एंड दे मे बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड करप्शन इन पर्सोनेशन के ग्राउंड पे इनको ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिएशन की भी यहाँ पे कुछ बात की गई है। तो डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिएशन एंड प्रोविजन ऑफ द सिंगापोरियन कन्वेंशन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। कन्वेंशन फैसिलिटीज इंटरनेशनल, है ना, कन्वेंशन फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द कॉमर्स बाय इनेबलिंग डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू इजिली इन्फोर्स एंड इन्वोक द सेटलमेंट एग्रीमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स। आगे बताया गया है कम्युनिटी मीडिएशन क्या होता है, रिजॉल्व डिस्प्यूट लाइक टू अफेक्ट द पीस एंड हार्मनी अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ ए लोकेलिटी। अब रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। एक है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है। तो एक्ट अमेंड्स न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 है, उसको ये क्या करता है, अमेंड करता है। एंड रीनेम्स द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एज इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसका नाम बदल के अब इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रख दिया गया है। की फीचर्स क्या है इस एक्ट के, मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एडीआर विल बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, है ना। ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के लिए फॉर रिमूविंग एनी डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन अप टू 5 ईयर्स एंड डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एडवांटेज ऑफ एडीआर क्या रहते हैं उसको यदि हम देखना चाहें, देखो एडीआर के साथ यदि आप जाते हो तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ यदि आप जाते हो तो इसमें कॉस्ट लो होती है और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस होता है, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सेटलमेंट होता है, चॉइस ऑफ फॉर्म होता है, चॉइस ऑफ सॉल्यूशन होता है, काइंड ऑफ। अबाउट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की यदि हम बात करें, थोड़ा सा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें बताया गया है इट इज ए मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल कमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशंस व्हेन पार्टीज ऑप्ट फॉर ए प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। एंड ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आर मोर वाइडली एंड रीडली इन्फोर्सेबल, है ना, ड्यू टू कन्वेंशन ऑन रिकॉग्नाइजेशन एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड 1958 न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी इसको बोल देते हैं, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड 1958 न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी इसको बोल देते हैं, थ्रू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। तो इस तरह से हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मीडिएशन का जो एक्ट था उसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब चलते हैं हम टॉपिक नंबर 6.6 के ऊपर, जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस, नॉट फॉर प्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। ये क्या है, ये टॉपिक अजीब सा, देखते हैं इसको क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए बिल एम्ड एट रिवाइजिंग प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक PRB एक्ट 1867। तो ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक PRB एक्ट 1867 होगा कुछ, है ना।
उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल है ये। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक नया बिल है ना, एम्ड एट रिवाइजिंग द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक PRB एक्ट 1867 को क्या करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एक्ट। यदि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एक्ट हम देखना चाहें तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एक्ट के अंदर बताया गया है लेगेसी बिगिंस विद द सेंसरशिप ऑफ प्रेस जो एक्ट था 1799। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 स्टार्टिंग में आया था, वहाँ से लेगेसी स्टार्ट होती है, विच वाज इम्पोज बाय लॉर्ड वेलेजले। लॉर्ड वेलेजले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1799 के अंदर। इसे गैग प्रेस अहेड ऑफ द फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया भी था, मतलब काइंड ऑफ ये। दिस वाज रिट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको रिट्रैक्ट कर लिया था। तो देखो यहाँ से हिस्ट्री भी आपको जानने को मिल रही है, और ये भी पता चल रहा है कि 1799 में कौन था आपके गवर्नर जो जनरल थे वो, एंड मतलब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, और 1818 के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे, काइंड ऑफ है ना। उस टाइम पे इंडिया के ऊपर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये भी पता चल रहा है एक तरीके से, काइंड ऑफ है ना। तो यहाँ पे 1818 के अंदर है ना, तो उस टाइम पे क्या उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना चालू कर दिया गया था, है ना। ये क्वेश्चन यदि आता है तो आप बताइए क्या ऐसा था, क्या क्या बोलेंगे हम ऐसा, या कि बंगाल के थे वो, है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ये जो है रिट्रैक्टेड 1880 बाई लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, जो गवर्नर थे उस टाइम पे, है ना, उन्होंने हटा लिया था। अब बताते हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स जो थे, इनेक्टेड किया था उन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 के अंदर। एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स इनेक्टेड द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 इन्होंने लेके आए थे। गवर्नर जनरल मेटकॉफ एबोलिश किया था ऑर्डिनेंस, रिप्लेस इट विद द प्रेस एक्ट ऑफ 1835 से इसको रिप्लेस कर दिया था। लाइसेंसिंग एक्ट एक आया था 1857 के अंदर, जिसने कि न्यूज़पेपर को, प्रिंटेड मैटर को एंड बुक्स को प्रीव्यू ऑफ लॉ के अंदर रख दिया था, है ना। और जो करंट PRB एक्ट है 1867 का एम करता है एट कर्बिंग व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट वाज रोल ऑफ प्रेस इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा लीगेसी रही है। अब देख लेते हैं थोड़ा और न्यूज़ के अंदर क्या है। तो 1867 का जो एक्ट था वो हेल्प किया था गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के अंदर, रेगुलेट करने के अंदर बुक की पब्लिशिंग को, और इन एडवर्टेंटली कर्व करने के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। द प्रिंटर ऑफ एवरी न्यूज़पेपर हैड टू डिलीवर 2 कॉपीज ऑफ ईच इशूज ऑफ सच न्यूज़पेपर्स फ्री ऑफ एक्सपेंस टू गवर्नमेंट एंड 1 कॉपी ऑफ ईच इशू टू प्रेस रजिस्ट्रार। तो ऐसा करना पड़ता था ना इस एक्ट के अंदर, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट ए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। प्रेस रजिस्ट्रार शैल मेंटेन इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर ए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स। Every book or paper printed shall have printed legibly on it the name of the printer and the place of printing, name of the publisher and the place of the publication, kind of। अब देखते हैं salient feature of the draft registration of press and periodicals bill। तो इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है टू ब्रिंग डिजिटल मीडिया अंडर द स्कैनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ओवरकमिंग कॉलोनियल ओवरहैंग ऑफ द प्रीवियस लॉ। रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो बात आता है डिजिटल इंडिया मीडिया पब्लिकेशन विल हैव टू रजिस्टर विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल विद इन 90 days। एंड पावर ऑफ एंटिटी की बात यदि आती है तो गवर्नमेंट एंटिटी विल हैव पावर टू एक्ट अगेंस्ट द डिजिटल पब्लिकेशन फॉर वायलेशन एंड कैन सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इम्पोज पेनल्टीज, है ना। एंड सिंप्लीफिकेशन की यदि हम बात करें, लेज डाउन सिंपल सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई पेपर एंड रिमूव सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रोविजंस कंसर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक्स एंड कनेक्टेड मैटर्स। रूल मेकिंग अथॉरिटी की यदि हम बात करें तो enables the central and state government to frame the appropriate rules, regulations to regulate the criteria and condition of the issuing government advertisements in newspaper, accreditation of newspapers and such other facilities for newspapers। appellate board जो इसके लिए रहेगा, appellate board इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा appellate board to be called press and registration appellate board consisting of the chairman press council of India and 1 member to be nominated by PCI from among its members। after fulfilling the conditions laid down in the proposed act, board can make a decision that will be binding and final। अब देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इसके अंदर, उसको देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आगे बताया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022। तो रिसेंटली राज्यसभा ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 टू ओमिट भोक्ता कम्युनिटी ऑफ झारखंड फ्रॉम एससी लिस्ट से हटाने के लिए यहाँ पे बात हुई है, एंड इंक्लूड्स देम इन एसटी लिस्ट अलॉन्ग विद अदर कम्युनिटी। तो अंडर आर्टिकल 341 and 342 of the Constitution, first specification of SC/ST in relation to a particular state UT is notified by the president order after the consultation with governor of the state and concerned।
These orders can be modified subsequently only through an act of parliament. Also, cabinet approved the addition of the 4 tribes to what? STs list as a part of the constitutional ST order amendment bill 2022. Also, cabinet approved the addition of 4 tribes to STs list as a part of the constitution ST order amendment bill 2022. तो इसमें क्या है, एक तो हैती ट्राइब है, यहाँ से ट्राइब का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हैती ट्राइब इन ट्रांसगिरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक है आपकी नारिकोरावन एंड कुरीविकर्रन है ना, तो कुरीविकर्रन एंड नारिकोवारन जो हिल ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की वो हैं। एक आपके हैती जो ट्राइब है ट्रांस हिमालय हिमाचल प्रदेश की जो है वो है। एक आपका है जो एक ट्राइब जो आपकी है वो है काइंड ऑफ, इसका नाम है बिंझिया इन छत्तीसगढ़। तो ये न्यूली जो है ये जो ट्राइब्स है इनको ऐड किया गया लिस्ट के अंदर। हेतीज आर क्लोज निट कम्युनिटी हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड वूल ईटीसी। आपका जो नारिकोवरन है जैकाल कैचर्स एंड कुरुविकार्स जो है कुरुविकर्स जो बर्ड ईटर्स हैं कुरुविकर्स आर नोमेडिक ट्राइब कम्युनिटीज। और बिंझिया जो है एथनिक ग्रुप फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंडा हैव, तो ये जो उड़ीसा झारखंडा में भी काफ़ी पाए जाते हैं, हैव द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। आगे देखते हैं बेता कुरुबा कम्युनिटी इन एसटी कैटेगरी। तो बेता कुरुबा कम्युनिटी कौन सी है? लोकसभा हैज पास ए बिल टू गिव ट्रायल स्टेटस टू द बेता कुरुबा कम्युनिटी। द कम्युनिटी हैज बीन लिविंग इन द, कहाँ पर रह रही है? कोदागु मैसूर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कोदागु में जगह का नाम है आपका चमराज नगर है ना, चम्माराज नगर जो भी है, कोडागु के अंदर मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये जो आपकी कम्युनिटी है पर्टिकुलरली वो रह रही है। कम्युनिटी इन्वॉल्व द कलेक्शन में, कम्युनिटीज़ के नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब ये सारा सब कुछ चल रहा है, तो इन कम्युनिटीज़ के नाम आपके लिए इन दैट सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो द कम्युनिटी हैज़ बीन लिविंग इन द, ये जगह हमने देख लिया है। कम्युनिटी इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड बम्बू। दे हैव देयर ऑन डायलेक्ट विद नो स्क्रिप्ट, यूज प्रिमिटिव हंटिंग टूल्स एंड फॉलो एनिमिज्म। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्राइब्स एंड प्रोसीजर हमने देख लिया है। तो इसके रिगार्डिंग ये क्या एक बिल भी रहा है काइंड ऑफ अमेंडमेंट है ना, तो ये हमने देख लिया है। अब देखते हैं एंटी कन्वर्जन बिल क्या है। तो कर्नाटका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने पास किया है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो यहाँ पे टू डेट देयर हैज़ बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन रेस्ट्रिक्टिंग और रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्जन्स। अब तक है ना कोई ऐसा सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है जो कि रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर रहा हो रिलीजियस कन्वर्जन्स को। सेवरल स्टेट्स लाइक उड़ीसा, मध्य प्रदेश हैव इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू रेस्ट्रिक्ट द रिलीजियस कन्वर्जन बाय फोर्स, फ्रॉड एंड इंड्यूसमेंट। सुप्रीम कोर्ट इन, ये कौन सा केस है, एक है ना स्लाउस, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, वैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस है ना, ये अपहेल्ड द एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ द मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। आगे देखा गया है सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। इसमें राइट टू कन्वर्ट है ना जो कहीं ना कहीं पे इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, कहीं भी इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है ना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को आप देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, और काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता भी है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया एक पिटीशन, ठीक है, जो कि जैन कम्युनिटी से आ रही है, फिल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फोर्स प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 अगेंस्ट अलीज्ड कन्वर्जन ऑफ इट्स रिलीजियस प्लेस बाय अनदर सेक्ट। तो ये कोई पिटीशन इसके रिगार्डिंग आई है तो उसको मना कर दिया एक तरह से, पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। तो एक्ट 1991 प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टेड 15 अगस्त 1947 के ऊपर जैसे एग्जिस्ट कर रही थी उसी कंडीशन में रखने की ये बात करता है। हाउएवर प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल नॉट बी अप्लाइड टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, ये इंपॉर्टेंट था इसमें ना, कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है, बार्स करता है कन्वर्जन के अंदर इन फुल और पार्ट ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ए डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन, और हमने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टेट सेम द रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना। एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन 15 अगस्त 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शैल अबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी इंस्टीट्यूटेड। आगे बताया गया प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स दैट आर कवर्ड बाय द एंशिएंट एंड मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 से वो कवर होते हैं ये चीज़ें ना। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल 104th जो अमेंडमेंट है उसके बारे में बात चल रही होगी। वाइल हियरिंग ए पिटीशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 दिल्ली कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू फाइल सबमिशन। अमेंडमेंट रिमूव द नॉमिनेटेड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन।
तो इसमें क्या था, अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट रिमूव द नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनको हटा दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को वहाँ से। तो यही था अमेंडमेंट, है ना। अब क्या हुआ है, द अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड बाई 10 years द डेडलाइन ऑफ द जो खत्म होने वाला था रिजर्वेशन लोकसभा सीट्स के अंदर, उसको फर्दर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10 साल के लिए बढ़ाया गया उसको। अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या थे, आर्टिकल 331 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ द 2 एंग्लो इंडियंस फॉर 2 लोकसभा, तो ये आर्टिकल 331 बोलता था पहले, है ना। और आर्टिकल 333 बोलता है प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ द 1 मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये आपका बोलता है आर्टिकल 333। ओके, आगे बताया गया है कि फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है, एक फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या है, एक्ट टू ग्रांट्स स्टैट्यूटरी कवर टू द ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड द नागालैंड हैज कम टू फोर्स। एक्ट अमेंड द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 which provides an establishment of the family courts by states to deal with disputes relating to the family and marriage वगैरह, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to notify dates for the act and kind of, ये फालतू की बातें हैं। बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्ट्रक डाउन कर दिया है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988। 1988 एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करता है टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजेक्शंस एंड टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड एज बेनामी। हाउ एवर rules, regulations and procedure for implementation of the law could not be framed which made it ineffective. Benami transactions mean any transaction in which property is transferred to one person for a consideration paid or provided another person. ठीक है, बेनामी transactions are used to disguise real ownership for reasons including tax avoidance, maintenance, secrecy, parking, unaccounted money, all that. 2016 में अमेंडमेंट किया गया था और एक्सपेंड किया गया था स्कोप ऑफ पनिशमेंट को फॉर बेनामी ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो एडेड ए प्रोविजन फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये सारी बातें थी इसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सीबीआई ने रजिस्टर्ड की एक एफआईआर अगेंस्ट द ऑफिशियल मैनेजिंग एनिमी प्रॉपर्टी फॉर अलीजली लीजिंग आउट प्राइम कमर्शियल लैंड। अबाउट एनिमी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं, इन वेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान वार्स ऑफ 1965 एंड 71 देयर वाज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, है ना। अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक ओवर प्रायोरिटीज एंड companies of those who took Pakistani nationality. The enemy property were vested in the custodian of enemy property for India. Same was done for property left behind by those who went to China after the 1962 Sino-India War के बाद में। Governed by the Enemy Property Act 1968 के द्वारा वो गवर्न होता है। द एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया था जो आपकी एनिमी प्रॉपर्टी है शैल कंटिन्यू टू बी वेस्ट इन द कस्टोडियन एवन इफ एनिमी और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म सीजेस टू बी एन एनिमी। यदि वो एनिमी नहीं रही है तो भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वेस्टेड रहेगा काइंड ऑफ, है ना। आगे बताया गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो फ्लैग कोड क्या है, कोड हैज बीन अमेंडेड टू अलाउ द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लॉन एट डे एंड नाइट इफ इट हैज बीन होस्टेड इन ओपन और ऑन हाउस ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे अर्लियर क्या हुआ करता था, ट्राई कलर वाज अलाउड टू बी फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट तक ही पहले अलाउ था, लेकिन अब इसको 24 आवर्स के लिए अलाउ कर दिया। कोर्ट हैज अमेंडेड टू अलाउ नेशनल फ्लैग टू बी फ्लॉन एट डे एंड नाइट इफ इट हैज बीन होस्टेड इन द ओपन और ऑन हाउस ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस। अब इसको क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। कोड इज ए कंपाइलेशन ऑफ लॉज, प्रैक्टिसेस, कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस गवर्निंग द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग। इट गवर्न्स द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाई प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आपका जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का, वो ट्विक्ड किया गया है टू कट ट्राई कलर प्राइस, है ना। तो चेंज अलाउज मशीन मेड पॉलिएस्टर टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग। अर्लियर ओनली फ्लैग्स मेड ऑफ द हैंड स्पून एंड हैंड वूवन खादी वर परमिटेड। आगे बताया गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अलाउ द अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ द ट्राई कलर एज लॉन्ग एज ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वर बीइंग रेस्पेक्टेड। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राई कलर, rules on display by public and private bodies and educational institutions, rules for display by government and government bodies। ठीक है, आगे ये सब कुछ बताया गया है। अब देखते हैं नेशनल बिल्डिंग जो कोड है उसके बारे में, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का, उसके बारे में देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिलीज द हैंड बुक ऑन सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड गाइडेंस फॉर यूजिंग एनबीसी 2016। एनबीसी 2016 इज ए टेक्निकल डॉक्यूमेंट डेट कवर्ड ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू planning, design and construction and operation and maintenance of buildings. Implementation of these provisions ensure minimum required level for safety
and health and amenity and accessibility and sustainability of buildings. It is designated by the Bureau of Indian Standard. तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा क्या की गई है, डेजिग्नेटेड की गई है, डिजाइन की गई है, सॉरी डिजाइन की गई है। पूरा नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो डिजाइन किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने रिलीज़ की है एक हैंडबुक ऑन सेफ्टी इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड गाइड फॉर यूजिंग NBC 2016। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पे थी। अब टॉपिक नंबर 7 पे आ चुके हैं और 47 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही पेज अब बचे हुए हैं वैसे। और जो टॉपिक नंबर 7 है वो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। तो ये कौन कौन से न्यूज़ में रही हैं बॉडी, जो वैधानिक, संवैधानिक और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7.1 नंबर के टॉपिक के अंदर उदय आता है। और उदय क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन ऑर्गेनाइजेशन को जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के रिगार्डिंग, उसके कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है काइंड ऑफ, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको देखते हैं हम। 7.1 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं हम 7.1 नंबर के टॉपिक से आगे, है ना। थैंक यू।